जब आप बैठे थे ना, तो आधी धूप और आधी छांव थी, तब थोड़ी कशमकश चल रही थी। तो आपने क्या कि सारा चीज़ साफ कर दिया, पूरा बता दिया। आज आप बिल्कुल, आपका विजन और आपका पिक्चर हमको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है। सर जरा आप भी बता दीजिए, आपका टेक क्या मार्केट पे। मैं ना आदित्य की बात से ही खत्म कर रहा हूँ सर, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। आदित्य कह रहे हैं स्पेसिफिक होकर खरीदारी करनी चाहिए, आप बता दो क्या खरीदना है। देखिए आदित्य जी ने पहले तो आप सबको नमस्कार, जो भी पैनल में मित्रगण है, डिम्पी जी आपको, मानसी जी आपको, सबको ही नमस्कार। नमस्ते। और जैसे कि आदित्य जी ने अभी कहा ना कि बहुत स्पेसिफिक होना है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ उनकी बात से कि पूरी स्पेसिफिक होना है। कोई निफ्टी में 200 पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है उस पर ध्यान ना दें। कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ अच्छी तेजी चल रही है। अगर आप आज ही के दिन में देखो तो मेटल्स वगैरह बहुत जोरों से तेजी पकड़े हुए हैं, जबकि दूसरे सेक्टर्स उतने चल रहे नहीं है। तो आपको स्पेसिफिक कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल रहना है, छोटे ट्रेड्स करने हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो दुनिया भर के बाजारों में कई जगह छुट्टियां चालू हो गई है या एक दो दिन में चालू हो जाएगी, क्रिसमस की, ईयर एंड की वगैरह। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ भी वॉल्यूम्स एकदम डाउन होते हुए नजर आएंगे। एक दायरे में बाजार रहेगा। इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आना लाजमी था, लेकिन हमें ये लगता है कि 24,100 का जो लेवल है बहुत अहम लेवल है। और इस वीक की अगर बात की जाए तो हमारा जो रीडिंग है उसके अनुसार 22,850 और 24,300 का एक दायरा बैठता है। अच्छी बड़ी रैली के लिए इंतजार करना पड़ेगा 24,750 का। एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है, करेंसी में दिक्कत है, 85 रुपए के नीचे रुपया टूटता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स नई ऊंचाइयां बना रहा है, जो कि 5-6 साल के बाद वो ऊंचाई दिख रही है। और यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी अपने आप में ऊपर जा रही है। हाँ, वैल्यूएशन अच्छे हो रहे हैं। अब जो 27,000 के लेवल्स में निफ्टी में हम लोग चिंता में थे कि वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं, वहां अगर आप देखो तो 10 ईयर एवरेज के नीचे चल रहे हैं, तो वो एक बहुत कंफर्टिंग बात है। इस वक्त ऐसा है कि डोमेस्टिक कोई ट्रिगर है नहीं, कम से कम अगले 10 दिन तक, जबकि नतीजों का सीजन चालू होगा। इस वक्त डोमेस्टिक कोई ट्रिगर नहीं होने के कारण से हम लोग लगातार विदेशों की तरफ देख रहे हैं। और विदेशों में अगर आप देखो तो फेड की जो कमेंट्री आई कि 2025 में 4 कट के जगह 2 कट होंगे, उसके बाद से जो बिकवाली चालू हुई है वो सब जगह ही चल रही है। दबाव बना हुआ है, लेकिन वैल्यूएशन कहीं कहीं अच्छे हो गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। आदित्य जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस वक्त अगर दांव लगाना हो तो मैं समझता हूँ मेटल्स अच्छे पड़ रहे हैं, जहां जिंदल स्टील एंड पावर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखें तो कोल बेस्ड स्पंज में सबसे बड़ी कंपनी है। आप देखो तो एंगुल का रैंप अप हो गया है, डेट कम किए जा रहे हैं। और जिस तरीका से डिमांड हमें हमारा अनुमान है कि आगे आने वाले दिनों में स्टील वगैरह की डिमांड निकल कर आएगी, खास करके सेकेंड हाफ में जो गवर्नमेंट केपेक्स आने की संभावना है उसको देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहते हुए, हमें लगता है ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इवन मीडिया कंपनीज में हमें लगता है सन टीवी या जी, यहाँ ध्यान देना चाहिए, जो कि थोड़े अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। न्यूज़ आपके स्क्रीन पर कि बजट के दिन बाजार खुला रहेगा। इसको लेकर देखिए डिस्कशंस चल रहे थे और उम्मीदें थी, लोग मतलब मान के भी चल रहे थे कि नहीं, अगर मार्केट नहीं खुलते हैं फिर बजट थोड़ा सा ना फीका सा इवेंट एक तरह से हो जाता। तो एक्सचेंजेस के बीच में इस पर विचार चल रहा था और आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि बजट के दिन बाजार को खुला रखा जाएगा। शनिवार है उस दिन, और इसके पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है। 2020 में भी हमने देखा था कि 1 फरवरी को शनिवार था, बजट उस दिन पेश हुआ था। 2015 में 28 फरवरी को शनिवार के दिन 28 फरवरी था, तभी उस दिन बाजार को खोलने का फैसला लिया गया था। और इस बार भी कंसेंसस इस पर बिल्ड हो गया दोनों एक्सचेंजेस के बीच में कि बाजार को खुले रखे जाएं, और ये डिसीजन आता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, बिना बाजार के तो बजट मतलब हम तो खैर कल्पना भी नहीं कर पाते कि अच्छा फिर होगा कैसा वो दिन। वो देखिए ऐसा है कि ऑफिशियली ये न्यूज़ अभी आई है, लेकिन जो लोग पुराने हैं बाज़ार में उनको पता है कि पहले बजट शाम को आया करता था और बाज़ार शाम को भी खुलता। तो ये तो तय था कि ये देर सवेर आने वाली है, ये खबर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि ये खुला रहेगा। तो ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई कि 1 तारीख को बाज़ार, जो कि शनिवार को पड़ रहा है, खुलेगा। तो कम से कम वो जो एक्साइटमेंट बजट को रिलेटेड बनी रहती है बाज़ार में, उतार-चढ़ाव, वोलेटिलिटी जो लोग करते हैं या ट्रेडर्स जो हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग डे मिल जा रहा है। ब्रेक से पहले राजेश जी हम चर्चा कर रहे थे शुगर सेक्टर को लेकर कि शायद थोड़े एक्सपोर्ट में रियायत दी जा सकती है।
अगर हम शुगर शेयरों की बात करें तो पिछला हफ्ता या पिछला महीना थोड़ा सा वोलेटाइल ही रहा है। हालांकि जो दिग्गज है बलरामपुर चीनी, इस साल हमने 350 के भाव देखे, 700 रुपए के आसपास के भाव देखे। आपको लगता है कि ये चीज होने वाली है और इसके चलते किसी शुगर कंपनी में खरीदारी का वक्त है ये? देखिए 23-24 से एक्सपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय घरेलू बाजार के भाव इतने ज्यादा हो गए थे कि सरकार को वो कदम उठाना पड़ा। अब चूंकि अगर आप देखो तो 33-34 रुपए की एक्स फैक्ट्री है जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस से नीचे पड़ रहे हैं। 2 मीट्रिक टन के आसपास की एडिशनल कैपेसिटी है इंडस्ट्री के पास, जिसकी लिए इंडस्ट्री ने लगातार गुहार लगाई है कि एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी जाए। और उसके अलावा भी उन्हें इथेनॉल वगैरह के लिए डाइवर्ट करने की प्रोडक्शन की अनुमति दे दी गई है। इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये खबर आ जाती है तो एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां जो फंडामेंटली बहुत साउंड है, अच्छी कैपेसिटी है, अच्छा खासा करेक्ट कर चुकी हैं, और किसी का 1.5 साल का नजरिया हो तो वहां पे ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो बलरामपुर चीनी जिसकी आपने बात करी, उसमें ही अगर आप देखें तो शानदार कैपेसिटी है। पीएलए जो कि वो प्लास्टिक से रोड वगैरह बनाने की बात कर रहे थे, वो 2026 तक चालू हो जाएगी, वो एक बड़ी चीज होगी। दूसरी डिस्टिलरी अच्छी खासी चल रही है। इस तिमाही में नतीजे खराब आए थे क्योंकि डिस्टिलरी में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे सरकार ने, वहां से प्रोडक्शन नहीं आया था, रियलाइजेशन कम हो गया था इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सुधार हो जाएगा। दूसरी इस क्षेत्र की कंपनी ईआईडी पेरी अगर आप देखो तो न केवल चीनी बल्कि डिस्टिलरी, कोजन की फैसिलिटी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्म इनपुट्स उनमें है, अच्छी कामकाज कर रही है। और जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज्यादा उनकी होल्डिंग के वैल्यू है, जो कि वो होल्डिंग कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल की। तो एक तरीका से आप फर्टिलाइजर का प्ले भी उसमें कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये दो कंपनियां ऐसी हैं जो फंडामेंटली बहुत साउंड है, और बाजार की उथल पुथल को ना देखते हुए अगर कोई 1.5 साल के निवेश करता है तो अच्छे रिटर्न पर बैठ सकता है। कहने का मतलब ये है कि शुगर से आपको शुगर नहीं होगा। अगर आप चाहें तो शुगर स्टॉक्स को रख सकते हैं अपने पास। शुगर खाएं ना खाएं वो आप अपना फैसला कीजिए, लेकिन स्टॉक्स रखने की अनुमति आपको राजेश सर ने दे दी है। ओके हो गया। पेश करने चाह रहे हैं, लेकिन 2024 के लिए आपके पास आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट रिसर्च जो आपके लिए जानना बेहद अहम है, हमारे रिसर्च एनालिस्ट वो सारी रिसर्च जो है उसे डीप डाइव एनालिसिस कर आपके सामने लाते हैं। ऐसी एक रिसर्च आपको बताने का अब वक्त है। 2024 बाजार के लिए शानदार रहा और इस साल सभी बड़े सेक्टर इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। निफ्टी पहली बार 26,000 के पार निकलने में कामयाब हुआ और बाजार के 2024 के सफर पर गौरव जावलेकर ने एक शानदार रिसर्च तैयार की है। आइए उनसे समझते हैं कि 2024 कैसा रहा। गौरव, ओवर टू यू। जी हाँ, तो अगर हम बात करें साल 2024 की, तो काफ़ी अच्छा साल जो है वो निफ्टी के लिए हमें देखने को मिला। ना कि केवल निफ्टी बट बाकी इंडेक्सेस की भी बात करें, अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा एक रिकॉर्ड हाई लेवल जो था वो बनाया था। अगर हम निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो कहीं पे 26,000 का ये जो मार्क था वो भी क्रॉस किया था। और अगर हम बात करें इस मार्क की और इस रैली की, तो लगभग पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स में निफ्टी में स्पेसिफिकली ये जो रैली है वो हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप मार्केट की, तो मिड कैप सेगमेंट में भी हमने देखा कि कहीं पे एक रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया गया था। मिड कैप सेगमेंट जो है वो 60,000 का मार्क जो है उसने भी फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था। और इसके साथ साथ कहीं पे 5th साल रहा है ये जहाँ पे ये जो रैली है वो कंटिन्यू रही थी। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें स्मॉल कैप मार्केट की भी, तो भी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग ये जो है वो दूसरा साल था जहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल कैप में भी यही जो रैली है वो बरकरार रही थी। इसके साथ ही देखते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। अगर हम बात करें तो कहीं पे निफ्टी 50 की तरफ से 8.7% का रिटर्न जो है हमें देखने को मिला था। हालांकि अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई लेवल पे, तो ये रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा थे, बट पिछले कुछ महीने में हमने देखा था कि कहीं पे एक सेलिंग जो है एफआईआईस की तरफ से देखने को मिला था। बट इसी के अलावा हम बात करें निफ्टी मिड कैप की, तो वहाँ पे लगभग 23% का जो रिटर्न है इसी साल में हमें देखने को मिला। और ऐसे ही 23% का रिटर्न जो है हमें स्मॉल कैप में भी देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे इंडेक्स के सेक्टोरल इंडेक्सेस की जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो हालांकि निफ्टी में 8% का रिटर्न ही देखने को मिला, बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें निफ्टी रियल्टी की, निफ्टी फार्मा की, इसी के साथ साथ आईटी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था।
निफ्टी रियल्टी और फार्मा में लगभग 30% से भी ज़्यादा अपटिक देखने को मिला, जबकि आईटी में हमें थोड़ा जो है 20% से भी ज़्यादा अपटिक देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे अपटिक तो था बट थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, तो उसमें आते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी एनर्जी, जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिला। और आखिर में बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी, यहाँ पे हमने देखा थी थोड़ा जो फॉल है 2% का वो हमें इस साल में देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो वहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है देखने को मिला था। स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में लगभग 364 लाख करोड़ पे जो मार्केट कैप था, और इसी के साथ साथ अभी जो खत्म होने को जो साल है उसके साथ हमारा मार्केट कैप जो है वो भी 440 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें एफआईआई और डीआईएस की, तो कहीं पे हमें डीआईए इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, बट एफआईआई की तरफ से काफ़ी सेलिंग हमें देखने को मिला। और इसी के साथ साथ इस साल में क्लोजिंग के चलते हुए कहीं पे 2.89 लाख करोड़ का सेलिंग जो है वो एफआईआई की तरफ से देखने को मिला। इसी के साथ अगर हम बात करें एक ओवरऑल एनालिसिस की, तो अगर हम दूसरे इंडेक्सेस के साथ बात करें, अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस के, तो वहाँ पे थोड़ा निफ्टी का प्रदर्शन जो था वो वीक रहा था, क्योंकि हमें अगर हम देखें यूएस मार्केट्स में नैस्डैक और एसएनपी, यहाँ पे हमें 20% से भी ज़्यादा जो है इस साल में ही रिटर्न देखने को मिला था। इसी के साथ साथ अगर निक्की और हैंसिंग की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला अगर हम कंपेयर करें निफ्टी के साथ तो। बट इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे एसेट क्लासेस को भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। बिटकॉइन जो काफ़ी एक वोलेटाइल एसेट क्लास है, वहाँ पे 100% का रिटर्न देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कुछ कमोडिटीज़ जैसे सोना और चांदी होगा, तो वहाँ पे भी 20% से ज़्यादा हमें रिटर्न जो है देखने को मिला था। तो हालांकि इस साल में हमें अगर हम नंबर्स की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा जो है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट आगे जाके ये निफ्टी में कैसी रैली रहेगी, एफआईआई का जो पार्टिसिपेशन है वो अगले साल में कैसे रहेगा, क्योंकि अगर हम इस साल के एफआईआई की बात करें तो कई सालों में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ जो है इस साल में हमें देखने को मिला था। तो आगे जाके ये सब देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, और निफ्टी या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रैली है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी या नहीं, वो देखना 2025 के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तरफ बेहद इंटरेस्टिंग और डिटेल रिसर्च है ये, ना सिर्फ इंडेक्स और सेक्टर्स का प्रदर्शन, लेकिन 2024 पूरे के पूरे साल के दौरान एफआईएस का पार्टिसिपेशन कैसा रहा, ग्लोबल हैंडओवर कैसा रहा, इतना ही नहीं बिटकॉइन की चाल भी आपने बता दी। थैंक यू सो मच इतनी डिटेल रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा हमने देखा वॉलेटाइल रहा, काफ़ी सारी चीज़ें रहीं जो कि बाजार को डाइजेस्ट करनी रही। बावजूद इसके ओवरऑल अंडरटोन जो है बाजार का अब भी पॉजिटिव है। आने वाले साल के लिए जैसे अभी BEL का जिक्र हम कर रहे थे, डिफेंस है, सरकारी कंपनियां हैं, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जो कि काफी अच्छा मजबूत एक्शन दिखा रहे हैं। और साथ ही न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, न्यू एज स्पेसेस भी हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी। नए साल के लिहाज से कहां नजर होनी चाहिए फंडामेंटल आउटलुक आपके हिसाब से? देखिए मानसी जी, आपने सही कहा कि कुछ कंपनियां जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है या AI वगैरह कंपनियां हैं, वो तो अपनी उसमें तो लोगों की एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन इनके अलावा अगर देखना हो तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूएस में नई एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प साहब की जो शपथ ग्रहण या जो भी वहाँ का टेक ओवर कह लीजिए होने के बाद जनवरी में, मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत पॉजिटिवली प्रभावित होगा, क्योंकि उनकी जो चाइना, मैक्सिको, ब्राजील की तरफ जो पॉलिसीज हैं वो हम सबको पता है, जग जाहिर है। तो वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का एक बढ़ावा भारतीय कंपनियों को मिल सकता है। दूसरे हेल्थ केयर की हमें लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है, खास करके जो ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर प्लेयर्स हैं, वहाँ अगर आप देखो तो निकटवर्ती देशों से जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, या कोविड के बाद से जिस तरह के इंश्योरेंस मेडिकल का प्रचलन बढ़ा है, इन सब चीजों के कारण से हेल्थ केयर में अच्छी बढ़त हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पर पर्सन अगर आप बेड की रेशियो देखेंगे तो अभी भी भारत में बहुत कम है। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर जिस तरीके से बढ़त दिखा रहे हैं और अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर वो चाहे एस्टर डीएम जैसी कंपनियां हो या दिग्गज अपोलो हॉस्पिटल हो, नारायण हृदयालय हो, यहाँ नजर रखनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 1.3 ट्रिलियन USD की, वो तो अपनी जगह है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट केपेक्स की बात हो रही है, और हमें उम्मीद है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ जोर दिया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा प्ले हो सकता है, जिसके कारण से कंस्ट्रक्शन कंपनियां या बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनियां जैसे कि एस्ट्रल पाइप्स है या सिरामिक्स की कंपनियां, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बजट में आपको फोकस कहाँ पर करना चाहिए और उसके पहले आपके लिए कहाँ पर मौके बनना है, सेक्टर और शेयर दोनों के नाम राजेश जी ने आपको बता दिए हैं।